नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम सभी आरोह भाग 2 की कविता उषा का अध्ययन करेंगे, जिसके रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था। इनकी कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, और उर्दू हिंदी कोश का इन्होंने संपादन भी किया है। साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान ये प्राप्त कर चुके हैं और इनका निधन 1993 में अहमदाबाद में हुआ था। खुद को उर्दू और हिंदी का दुआब मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। दुआब क्या होता है? जब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, जैसे मान लीजिए एक तरफ गंगा है और 15-17 किलोमीटर बाद फिर जस्ट अपोजिट यमुना है, तो बीच का जो हिस्सा होगा उसको दुआब बोला जाता है। तो यह संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा ऐन्द्रिय और ऐन्द्रियेतर की है। ऐन्द्रिय मतलब इंद्रियों से संबंधित और ऐन्द्रियेतर मतलब इंद्रियों से इतर, इंद्रियों से अलग। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। उनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों के रंग, रेखा, स्वर और कूची की अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। अब आप समझिएगा, एक होता है चित्रकार और एक होता है कवि। ये संधि स्थल पर या द्वाब पर क्यों खड़े हैं, या ये क्यों मानते हैं कि ये द्वाब में खड़े हैं? क्योंकि ये अपने शब्दों से चित्र बनाते हैं और ऐसा चित्र बनाते हैं हमारे मानस पटल पर, हमारे मन पर, कि ऐसा लगता है जैसे कि ये कवि नहीं चित्रकार हैं। तो चित्र तो हमारे सामने है नहीं, आंखों के सामने, भौतिक रूप से हमारी आंखों के सामने कोई चित्र तो है नहीं। वो चित्र हमारे मानस पटल पर बन रहा है, हमारे मन में बन रहा है। तो यहाँ पर बताया गया कि उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है, यानी चित्रकला और ये जो लेखन कला है, समझ रहे हैं ना? जैसे कोई आर्टिस्ट हो, चित्र बनाने वाला हो, जो कि सुबह के दृश्य को देख करके भावुक हो जाए और एक कैनवास पे एक चित्र बना दे कि मैंने ऐसा देखा, और वो चित्र बना दे पूरी क्रिएटिविटी के साथ। और कवि भी उसी तरह से सोचे समझे। तो इन्होंने कविता की और ये करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, चित्रकार को, मतलब खुद को चित्रकार के करीब ले जाने की बात कर रहे हैं। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। यानी ये भाषा, कविता भाषा से, मतलब कविता के लिए तो शब्द भाषा से ही आएंगे, लेकिन ये भाषा से, शब्दों के माध्यम से कविता करते हुए भी ये चित्रकार की तरह चित्र बनाना चाहते हैं मन में। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। यानी ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये शब्दों को माध्यम बना रहे हैं, चित्र बनाने के लिए, मानस पटल पर चित्र बनाने के लिए ये शब्दों को माध्यम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी उस माध्यम से ये उस माध्यम को बंधन में नहीं रखना चाहते हैं। अब सोचिए, एक सामान्य कवि जिसके अंदर वो कुशलता न हो शमशेर बहादुर सिंह की तरह, तो वो कोशिश करेगा कि मानस पटल पर इस तरह के चित्रों को बनाए, लेकिन वो अगर सक्षम नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सक्षम हैं और इसीलिए ये शब्दों को माध्यम की तरह प्रयोग में ले रहे हैं, लेकिन ये इसे बंधन नहीं बना रहे हैं। बंधन नहीं है वो। ना तो ये कविता को तवज्जो दे रहे हैं, ना ये चित्रकारी को तवज्जो दे रहे हैं। ये उस मौलिकता को महत्व देना चाहते हैं, सृजन को महत्व देना चाहते हैं जो आंखों के सामने है।
यानी प्रकृति को ये महत्व देना चाहते हैं, ये श्रेय नहीं लेना चाहते हैं, ये किसी तरह का श्रेय नहीं लेना चाहते हैं कि मैं कवि हूँ या चित्रकार अगर कोई है तो वो चित्र बना रहा है तो बहुत बड़ा काम कर रहा है ना। ये तो सिर्फ माध्यम है, चित्रकारी एक माध्यम है उस दृश्य को बनाने का, कविता एक माध्यम है उस दृश्य को बनाने का, लेकिन ये इन माध्यमों को बंधन से परे रखना चाहते हैं। ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ, यानी कविता के रास्ते ये वहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं, लेकिन उस रास्ते को कहना चाह रहे हैं मुझे क्षमा कर दो। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगूंजों से भी भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने को भी। आप समझ पा रहे हैं? नहीं, ध्यान से सुने। सचेत इंद्रियों का यह कवि, सचेत इंद्रियां किसकी? जिसकी आँख, नाक, कान सब एकदम एक्टिव हों, अच्छी तरह से जो व्यक्ति, मान लीजिए उदाहरण स्वरूप आप, ये प्रातःकाल की कविता है, उषा है, उषा कविता को उन्होंने लिखा है तो सबसे पहले उन्होंने उस प्रातःकाल को, उस उषा को महसूस किया है, भर भर लिया है अपने अंदर। हम सभी जागते हैं सुबह, कुछ लोग जल्दी उठते हैं, कुछ लोग देर से उठते हैं। मान लीजिए जो जल्दी उठते हैं, 5 बजे उठ गए, सूर्योदय से पहले उठने की जिनकी आदत है, 10 लोगों को आप ले जाइए सूर्योदय दिखाने के लिए गंगा के किनारे या किसी भी नदी के किनारे या किसी भी जगह पर जहाँ पर सूर्योदय अच्छा दिख रहा हो, किसी उपवन में, पार्क में, और 10 लोगों से उनकी अनुभूतियाँ पूछिए कैसा लग रहा है। तो कुछ लोग तो प्रकृति के करीब होंगे जो कि उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कितना अच्छा है, वो उसमें खो जाएंगे, और कुछ लोग सोच रहे होंगे आए हैं योगा करने, इम्यूनिटी बढ़ाने, कोरोना काल है, उसको सूर्योदय दिखेगा ही नहीं। किसी एक को सूर्योदय दिखेगा भी नहीं, वो कहेगा क्या है, रोज तो होता है, कौन सी नई बात है। लेकिन जो सहृदय होगा, जिसकी इंद्रियां खुली होंगी, जिसकी आंखें खुली होंगी, जिसके कान खुले होंगे, जिसकी नाक खुली होगी, वो क्या करेगा? फूलों की सुगंध को महसूस करेगा सॉरी, कोयल की कूकू जो है, उसकी कूक को वो सुनेगा और उससे आनंदित होगा, उसे लगेगा प्रकृति का संगीत बज रहा है। अपनी आंखों से वो सूर्योदय के दृश्य को देखेगा और पल पल बदलते हुए उसके रंग रूप को देखेगा, वो अपने अंदर उसे भर लेगा। तो सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर, आप समझ पा रहे हैं, इन चारों चीजों को अपनी कविता में गूंथ कर कविता का महल बनाता है तो वो ठोस हो जाता है। जैसे हम घर बनाते हैं ना, तो उसमें ईंट, सीमेंट, बालू, सरिया, ये सारी चीज़ें लगाते हैं। तो इन्होंने क्या क्या किया अपनी कविता को रचने के लिए? प्रेम भी उसमें डाला, पीड़ा भी डाली, संघर्ष भी डाला और सृजन भी डाला, और फिर गूंथ दिया जैसे आटा गूंथा जाता है। इन सारी चीज़ों को ले करके कविता का ये महल बनाते हैं, और वो महल बहुत ठोस होता है और अनुगूंजों से भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने को भी। पाठक चाहेगा कि हम न कविता को पढ़ने के बाद उसे लगेगा कविता तो हमने पढ़ ली, कवि ने जो महसूस किया वो हमें महसूस करा दिया, अभी ये पर्याप्त नहीं है, अभी हमको सूर्योदय देखना है। सूर्योदय से संबंधित अगर कोई संगीत हो कोई तो मुझे उसे सुनना है, वो और भी प्रेरित हो जाता, मतलब एक प्रेरक की तरह जो है इनकी कविता कार्य करती है। चलिए खैर, वीडियो लंबा होता जा रहा है। प्रयोगवादी 1943 से 43 से प्रारंभ है प्रयोगवाद। तो कह रहे हैं कि प्रयोगवादी कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर के आई, नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। प्रयोगवादी जो कवि थे उन्होंने नए प्रयोग किए, परंपरागत चीज़ों को छोड़ दिया। और उपमान क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए हमने किसी सुंदर स्त्री के मुख की तुलना चंद्रमा से कर दी, तो उसके समानांतर
हमको मतलब चंद्रमा सुंदर दिखता है, और जब देखो तब कोई ना कोई कवि चंद्रमा के समान किसी का मुख बता देता है। तो ये क्या है, ये घिसे पिटे उपमान है। तो यहाँ पर क्या स्थिति आई कि इन्होंने नए नए उपमानों को खोजा, नए नए उपमान ये लेकर के आए, और इतना ही नहीं, इन्होंने पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया। जो पुराने उपमान थे उसमें वो नए अर्थ भरने की कोशिश कर रहे थे। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ। और ये प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर एक ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है। आप समझ पा रहे हैं, कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है कि वो मुंह बंद करके देख रहा चुपचाप। वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, सिल समझ रहे हैं, अभी तो मिक्सी होती है, सिल होते थे पहले गाँव में, अक्सर अभी भी घरों में मिल जाते हैं। तो सिल बट्टा है ना, तो जिसमें बहुत सारी चीज़ों को पीसा जाता है, मसालों को, चटनी बनाने के लिए, कैसे कैसे। राख से लीपा हुआ चौका ये नहीं मिलेगा अभी आपको। गांव में क्या होता था, मिट्टी के चूल्हे बनते थे, और उन चूल्हों को जब प्रयोग में ले लिया जाता था तो उसके बाद उसे लीप दिया जाता था। कई बार गोबर से, कई बार मिट्टी से ही उसकी सफाई की जाती थी। और स्लेट की कालीमा पर चौक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। स्लेट समझ रहे हैं, काली काली स्लेट, कई बार वो ग्रीन भी होती थी। तो उस स्लेट की कालीमा पर चौक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है, यहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है, और है हर कालीमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। संभव है इस प्रस्तावना के साथ आपके मन में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी होंगी। कविता की व्याख्या को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे ढंग से हम उनकी लेखनी के जादू को समझ पाएंगे। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका। अब कोष्टक में लिखा है, देखिए, अभी गीला पड़ा है। प्रातःकालीन आकाश का रंग गहरा नीला है, शंख के समान गहरा नीला। उसके बाद भोर हुई, और भोर के समय नीला रंग थोड़ा मंद पड़ गया और वातावरण की नमी दिखाई देने लगी। ऐसा लगा मानो आकाश न हो बल्कि राख से लीपा हुआ गीला चौका हो। क्या कहा गया था, अभी बताया गया था ना, ये नए नए उपमान लेके आ रहे थे। यही है प्रयोग। भोर के समय नीला रंग थोड़ा मंद पड़ गया और वातावरण की नमी दिखाई देने लगी। ऐसा लगा मानो आकाश ना हो बल्कि राख से लीपा हुआ गीला चौका हो। चौका मतलब चूल्हा और उसके आसपास की जो ज़मीन होती है, जिसमें कोई स्त्री गांव की जहाँ पर बैठती है पीढ़ा लगा करके, और फिर वो भोजन पकाती है, रोटियां पकाती है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ बनाती है। तो वो जैसे वो स्त्री उस चूल्हे और चौके का इस्तेमाल करने के बाद उसको लीप के वो चली गई है। तो जो वातावरण में जो नमी है या फिर जो उसका रंग है, उसको गीले चौके से उन्होंने उसकी तुलना कर दी है। नमी के कारण गीलापन था और रंग राख सा गहरा था। अब इसमें से प्रश्न बन सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले शंख से क्यों की है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि
भोर के समय वातावरण न तो गहरा काला होता है और न उजला, उसका रंग नीले शंख जैसा बुझा बुझा होता है, इसलिए नीले शंख की उपमा सुंदर बन पड़ी है। और एक प्रश्न और बन सकता है कि चौके के गीले होने का क्या प्रतीकार्थ है? तो आप कहेंगे कि राख से लीपे जाने का रंग गहरा सुरमई होता है और भोर प्रातःकालीन वातावरण भी ऐसा सुरमई होता है। इस कारण यह समानता यहाँ पर बहुत ही सुंदर जान पड़ती है, सुंदर बन पड़ी है। अब यह भी हो सकता है पूछा जाए कि इस काव्यांश के आधार पर प्रातःकालीन वातावरण का चित्रण कीजिए। तो आप जवाब देंगे कि प्रातःकालीन वातावरण में ओस की नमी है और इसका रंग गहरा सुरमई है। इस समय किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, अतः यह चौके जैसा पवित्र समय है। जैसे चौका है, साफ सफाई जिसकी कर दी जाती है तो वो पवित्र होता है, न राख है, न धुआं है, न आग है। तो इसलिए उन्होंने इस तरह की उपमा का प्रयोग किया है। आगे देखें। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक। अब इसको आप उच्चारण में सुधार लीजिएगा, उन्होंने चाक लिखा है, चौक कह सकते हैं। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। आरंभिक 4 पंक्तियों का अर्थ देखेंगे एक बार में कि भोर के झुटपुटे में अंधेरे और सूरज की उगती हुई लाली का मिश्रण ऐसा लगता है मानो बहुत गहरी काली सिल थोड़े से लाल केसर से धुल गई है। अंधेरा काली सिल जैसा प्रतीत होता है और सूरज की लाली केसर के समान। समझिएगा, अंधकार है और अंधकार को यहाँ पर काली सिल के समान माना गया है, और जो सूरज की लाली आ गई है ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लाल केसर से वो उसको धुल दिया गया है, वो लाल केसर के समान है। और यह वातावरण ऐसा जान पड़ता है मानो किसी ने, और आगे बताते हैं कि मानो किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक मिट्टी पोत दी हो। अंधेरा काली स्लेट के समान दिखाई देता है और सूरज की लाली चाक मिट्टी के समान। तो इसमें कवि किस दृश्य का वर्णन करना चाहता है? तो इस काव्यांश में कवि भोर के अंधेरे झुटपुटे वातावरण में छाने वाली सूरज की हल्की हल्की लालिमा का दृश्य चित्रण करना चाहता है। काली सिल और स्लेट किस दृश्य को चित्रित करते हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि भोर काल में आकाश में सुरमई अंधेरा होता है और यह अंधेरा काली सिल या स्लेट के रंग जैसा होता है। इस प्रकार कवि काली सिल और स्लेट के माध्यम से भोरकालीन या प्रातःकालीन अंधेरे का चित्रण करना चाहता है। लाल केसर और लाल खड़िया चाक किस दृश्य को चित्रित करते हैं? तो अगर आपने कविता को समझा है तो आप बड़े आसानी से जवाब दे पाएंगे कि लाल केसर और लाल खड़िया चाक सूरज की उगती हुई लालिमा को चित्रित करते हैं। अच्छा, प्रातःकालीन ओस और नमी को किस प्रकार चित्रित किया गया है? तो जवाब होना चाहिए कि प्रातःकालीन ओस और नमी को धुलने के दृश्य द्वारा चित्रित किया गया है। धुलने पर जो गीलापन हमारे सामने आता है वह काली सिल के लाल केसर से धुलने पर साकार हो उठता है। आगे देखेंगे कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। भोर के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूरज की श्वेत आभा दिखाई देने लगती है तो उस समय का सौंदर्य ऐसा प्रतीत होता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिल कर रही हो।
और कुछ समय बाद जब सूरज उदित हो जाता है तब उषा के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य एकदम छूमंतर हो जाता है। अर्थात सूर्योदय हो जाता है और प्रकृति के रंग समाप्त हो जाते हैं। अब आप कहेंगे सूर्योदय होने के बाद ऐसा क्यों हो जाता है? जब सूर्योदय यानी सूर्य जब चढ़ के आ जाता है एकदम अपनी पूरी क्षमता के साथ आ जाता है धरती के ऊपर, तो ढेर सारी धूप हो जाती है, गर्मी होने लगती है, उसकी भी ज़रूरत है। लेकिन जैसे सूर्योदय होने वाला होता है, होता रहता है, उस दौरान बदलते जो दृश्य हैं उनको यहाँ पर कवि ने चित्रित किया है। तो प्रश्न बनेगा इस अंश से कि नीले जल में गौर देह के झिलमिलाने वाला कौन सा दृश्य चित्रित किया गया है? तो आप बताएंगे कि इस काव्यांश में नीले आकाश में सूरज की चमक के झिलमिलाने का दृश्य चित्रित किया गया है। प्रातःकाल आकाश नीला है और सूरज की पहली पहली किरणें झिलमिला रही हैं। अच्छा, नील जल द्वारा कवि प्रातःकाल के किस दृश्य को चित्रित करना चाहता है? तो नील जल के उपमान द्वारा कवि प्रातःकालीन नीले स्वच्छ आकाश को चित्रित करना चाहता है। गोरी देह के झिलमिलाने की समानता किस दृश्य से की गई है? तो सूरज की लाली धीरे धीरे लालिमा छोड़कर श्वेत होने लगती है, उस समय वातावरण में विशेष प्रकार की नमी और चमक होती है, और उस दृश्य के लिए गोरी देह का नीले जल में स्नान करना बहुत ही सुंदर उपमान है। अब उषा का जादू टूटने का क्या मतलब है, क्या आशय है? तो उषा के जादू का तात्पर्य है कि प्रातःकालीन वातावरण का अपार सौंदर्य, जिसके नित बदलते सुंदर रूप, जैसे ही सूरज आकाश में चढ़ा, प्रातःकालीन सौंदर्य की नित रूप बदलती झांकियां गायब हो गईं और चारों ओर एक समान सूरज की धूप फैल गई। प्रश्न है कि कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? कविता में नीले नभ को राख से लीपे चौके के समान बताया गया है, और दूसरे बिंब में उसकी तुलना काली सील से की गई है, और तीसरे में स्लेट पर लाल खड़िया चौक का उपमान बनाया गया है, और लीपा हुआ आंगन काली सिल या स्लेट गांव के परिवेश से ही लिए गए हैं। और महानगर के बालकों ने न तो कभी लीपा हुआ चौका देखा होगा और न स्लेट को, अतः ये शब्दचित्र गांव के सुबह के हैं। जहाँ तक गतिशीलता का प्रश्न है, पहले चौका लीपा जाता है, तभी सिल का प्रयोग होगा, और उसके बाद ही बालक के हाथ में स्लेट दी जाएगी। ये भी जोड़ लीजिए एक साथ, ऑर्डर में आएगा। जैसे जैसे सूर्योदय हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पर इनके भी बिंब बदल रहे हैं। अतः इसमें ग्रामीण जनजीवन की गतिशील झांकी स्पष्ट दिखाई देती है, और गतिशीलता इस अर्थ में भी है कि तीनों शब्दचित्र स्थिर न होकर किसी न किसी क्रिया के अभी अभी हो चुकने के सूचक है। अच्छा, भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता के कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुए हैं? तो नई कविता प्रयोगधर्मी है। इसमें भाषा शिल्प के स्तर पर हर नए प्रयोग से अर्थ की अभिव्यक्ति की जाती है। प्रायः कोष्ठक अतिरिक्त ज्ञान की सूचना देते हैं या उसके सूचक होते हैं, इसलिए कोष्ठक में अंकित सामग्री को कुछ कम महत्व के साथ पढ़ा जाता है। और यहाँ पर कोष्ठक में जो अंकित सामग्री है उसमें अभी गीला पड़ा है, आकाश रूपी चौके की ताजगी और नमी की सूचना देती है। यह जानकारी पहले ही प्रकारांतर से आ चुकी है। राख से लीपा हुआ चौका में गीलापन स्वयं ही आ गया है, परंतु अतिरिक्त जानकारी के कारण गीलापन पूरी तरह स्पष्ट हो गया है। कविता पढ़ते समय इसे मुख्य कविता से कुछ मंद स्वर में पढ़ना उचित होगा। उसको ऑर्डर में नहीं पढ़ा, जैसे पढ़ते चले आए, पढ़ दिया जोर से कि राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है,
उसको ऐसे पढ़ना, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बस अब पढ़ना ही नहीं है उसको, उसी हिसाब से अर्थ भी ग्रहण करना है। तो इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर आप लोगों को गूगल क्लासरूम में उपलब्ध करवाए जाएंगे। धन्यवाद।